हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सोनू और आज के इस वीडियो में हम कोपा ट्रेड का एक प्रैक्टिकल का क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे मेरे पास 2017 का एक क्वेश्चन पेपर है जो कि मैंने भारत स्किल्स की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। इस क्वेश्चन में टोटल 5 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से पहले जो 4 प्रश्न है वो बहुत ही ईजी है, लेकिन जो 5वां क्वेश्चन है वो जो कि HTML का है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो पहले 4 क्वेश्चन दिए गए हैं उनके बारे में भी आपको थोड़ी मैं जानकारी दे देता हूँ। पहला जो क्वेश्चन है वो है MS वर्ड का, जिसमें आपको ये पैराग्राफ टाइप करना है और यहाँ पे ये फॉर्मेटिंग आपको अप्लाई करनी है। अप्लाई करने के बाद जब ये पैराग्राफ आपका पूरा कंप्लीट बन जाएगा तो इस क्वेश्चन का जो आउटपुट होगा वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इन क्वेश्चन को सोल्व भी करके रखा है। तो ये जो पहला प्रश्न होगा ये सोल्व होने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे जो बुलेट पॉइंट दिए गए हैं उनके आगे इस तरह के स्पेशल सिंबल्स आपको दिखाने होंगे। तो काफी सारे जो स्टूडेंट होंगे वो इसको कर लेंगे, लेकिन जो स्पेशल सिंबल है वो आपको कैसे लेने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले उस कंटेंट को सेलेक्ट करें जहाँ पे आपको बुलेट पॉइंट्स लगाने हैं। उसके बाद बुलेट पॉइंट्स पे क्लिक करें। यहाँ पे वो सिंबल्स दिखा रहा है जो कि मैंने रिसेंटली यूज किए हैं। लेकिन जब आप पहली बार आओगे तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको डिफाइन न्यू बुलेट्स पे क्लिक करना है। उसके बाद सिंबल्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको बहुत सारे सिंबल्स देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी सिंबल आपको यहाँ पे लगाना है उसको यहाँ पे सर्च कीजिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला वो सिंबल है, इस पे मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करूंगा, फिर से ओके पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे आप देखो जो टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किए थे उनके आगे इस तरह का बुलेट पॉइंट्स आ गया है। तो इस तरह से आपको ये पहला क्वेश्चन करना है। उसके बाद आता है दूसरा प्रश्न, जिसमें आपको MS एक्सेल के अंदर इस तरह की एक टेबल क्रिएट करनी है जिसमें टोटल, एवरेज और रैंक निकालनी है। ये जो रैंक है ये इफ एल्स फार्मूला से निकलेगी, जो कि यहाँ पे कंडीशन इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। अब इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से आपको ये दिखाई देगा। तो जब आप इस टेबल को कंप्लीट बना लोगे तो ये आपकी टेबल कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी, जिसमें आपका टोटल, एवरेज और आपकी जो रैंक है वो यहाँ पे दिखाई देगी। रैंक का फार्मूला आप ऊपर की तरफ देख सकते हो, जो कि आपको फार्मूला बार में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमने इफ फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है और इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पावर पॉइंट से। पावर पॉइंट में आपको जो है सिंपल सी स्लाइड क्रिएट करनी है, जिसके इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आपको बेसिक पावर पॉइंट आता है तो आप इसे बड़ी आसानी से बना सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एक जो चौथा क्वेश्चन है वो है MS एक्सेस का, लेकिन अभी 2022-23 के अंदर ITI के सिलेबस में MS एक्सेस नहीं है, तो आपको इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। पब्लिक लाइब्रेरी नाम से आपको जो है ये फाइल क्रिएट करनी है, जो कि उसमें लिखा हुआ है। आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी 3 टेबल्स जो कि मैंने क्रिएट की हैं। पहली जो टेबल होगी वो होगी बुक कवर्स की, जिसके अंदर ये डेटा है। दूसरी जो टेबल होगी वो होगी बुक्स की, और एक यहाँ पे क्वेरी बनानी है, और इसके अलावा आपको एक यूजर फॉर्म बनाना है। अब अगर आपको जो है इनके डेटा टाइप्स देखने हैं, जो कि मैंने यहाँ पे फील्ड्स क्रिएट कर रखी हैं, तो सिंपल मैं यहाँ पे व्यू बटन पे क्लिक करूंगा। उसके बाद डिजाइन व्यू में जाऊंगा तो यहाँ पे आप देखोगे जो आईडी है उसको हमने प्राइमरी की क्रिएट किया है, और बाकी की जो फील्ड है उन सभी को हमने नंबर डेटा टाइप दिया हुआ है। यहाँ पे डिजाइन व्यू में आप देख सकते हो जो दूसरी वाली टेबल है बुक्स की, उसमें आईडी को नंबर, टाइटल को टेक्स्ट, इसके अलावा कैटेगरीज और जो नंबर ऑफ कॉपीज है वो सभी नंबर्स में दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो आपको डेटा टाइप्स देखने को मिल रहे हैं, इन सभी के इंस्ट्रक्शन जो है इस क्वेश्चन पेपर में लिखे हुए हैं, और इसी के अनुसार आपको ये टेबल्स क्रिएट करनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है वो है हमारा HTML का क्वेश्चन, जो कि हम इस वीडियो में करेंगे। तो जो पहले 5 क्वेश्चन थे उनको जो है हर कोई स्टूडेंट आसानी से कर लेगा, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक थे। लेकिन HTML का जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे भी बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो क्वेश्चन दिया गया है, क्रिएट द फॉलोइंग पेज टाइपिंग HTML कोड, यू कैन रिप्लेस द इमेज विद एनी अदर इफ नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पे जो इमेज दी गई है आप इसे रिप्लेस कर सकते हो किसी दूसरी इमेज से अगर ये अवेलेबल नहीं है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये किस तरह से आपको दिखाई देगा। हमने यहाँ पे जो एक फाइल ऑलरेडी बना रखी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो है एक कंप्लीट फाइल पहले से बना रखी है, जिसको हम इस वीडियो में दोबारा से बनाएंगे। यहाँ पे जो है हमारे पास सिर्फ इमेज का डिफरेंस है, हमें एक्चुअल सेम इमेज नहीं मिली थी, इसीलिए हमने यहाँ पे एक दूसरी इमेज को डाउनलोड कर लिया। ये जो इमेज है ये एक PNG फॉर्मेट की इमेज है, यानी कि इसका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, और यहाँ पे जो फॉन्ट दिए गए हैं वो एरियल फॉन्ट हैं। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए आप जो है नोटपैड का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पे जो है विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल करूंगा। मैं यहाँ पे कंट्रोल न्यू करता हूँ, यानी कि एक नई फाइल लेता हूँ और पुरानी फाइल को कर देते हैं बंद, और फिर करते हैं इसको सेव। फाइल को सेव करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा नोटपैड में भी और किसी भी दूसरे टेक्स्ट एडिटर में भी। इसे हम जो है सेव करेंगे अपने उसी फोल्डर के अंदर जहाँ पे हमारी इमेज रखी हुई है। फाइल का नाम हमने लिखा है प्रैक्टिकल, उसके बाद लिखो .html। तो इसका जो एक्सटेंशन नेम है वो आपको HTML देना जरूरी है, नहीं तो ये फाइल काम नहीं करेगी। उसके बाद कर दीजिए इसे सेव।
और यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको इसका पाथ देखने को मिलेगा अगर आप इस तरह का कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे HTML का बेसिक स्ट्रक्चर कोड टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने बेसिक HTML का कोड लिख लिया है। अब मैं स्क्रीन को साइड बाय साइड करूंगा ताकि अपने क्वेश्चन पेपर में से उस इमेज को देख पाऊं। तो हमारी जो इमेज है वो साइड बाय साइड हो गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना साइड बार क्रिएट करेंगे। साइड बार क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे इस डिव एलिमेंट के अंदर हमारा सिर्फ साइड बार होगा जिसमें हमारे मेन्यू के ऑप्शन दिखाई देंगे। इसके अंदर आने के बाद हम यहाँ पे एक लिस्ट बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो जानकारी है वो एक लिस्ट में दी गई है। लिस्ट के लिए हम यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हम li टैग का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमारे लिस्ट के ऑप्शन होंगे जैसे कि होम, अबाउट, अपकमिंग इवेंट्स, हु इज हु, कॉन्टैक्ट अस और लिंक्स। तो यहाँ पे हमने सभी टेक्स्ट लिख लिए हैं। अब इसका आउटपुट देखते हैं कि किस प्रकार से दिखाई देगा। तो ये वाली हमारी फाइल थी practical.html। इस पे हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ आप देख सकते हो होम, अबाउट, अपकमिंग इवेंट्स इस तरह से बुलेट पॉइंट्स में दिखाई दे रहे हैं। अभी हम इनके जो है बुलेट पॉइंट्स को यहाँ से रिमूव करेंगे। फिर से चलते हैं अपने उसी फाइल के अंदर। बुलेट पॉइंट्स को रिमूव करने के लिए हमारी जो ऑर्डर लिस्ट है उस पर हमें CSS अप्लाई करनी होगी। तो इसके लिए हम जो है हेड टैग के अंदर जाएंगे और वहां पे CSS अप्लाई करेंगे। CSS अप्लाई करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्टाइल टैग का और उसके बीच में हम CSS अप्लाई करेंगे। CSS हम अप्लाई करने वाले हैं अनऑर्डर लिस्ट के लिए। तो यहाँ पे हम एलिमेंट सेलेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। एलिमेंट का नाम लिखेंगे UL, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस और इसके अंदर हम हमारी फॉर्मेटिंग लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे लिस्ट स्टाइल टाइप और उसे कर देंगे नन कि मुझे कोई भी लिस्ट स्टाइल टाइप नहीं चाहिए। तो जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा यहाँ पे आप देखोगे और इसको जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा इसके बुलेट पॉइंट्स हट जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज आप देखोगे कि यहाँ पे इस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लेफ्ट साइड से आपको थोड़ी सी पैडिंग देखने को मिलेगी, यानी कि थोड़ी सी मार्जिन देखने को मिलेगी जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हम इसकी मार्जिन को 0 कर देंगे। मार्जिन के साथ ही हम यहाँ पे इसकी पैडिंग भी कम कर देंगे। सेव करके इसे रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे आप देखोगे कि जो हमारे टेक्स्ट हैं वो लेफ्ट साइड में अलाइन हो गए हैं। तो आपको यहाँ पे मार्जिन और पैडिंग दोनों को 0 करना होगा। और ये जो मार्जिन और जो पैडिंग है ये अनऑर्डर लिस्ट पे अप्लाई हुई है, ना कि लिस्ट के ऑप्शंस पे। लिस्ट के ऑप्शन को आप अलग से भी जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे कि इनके बीच में जो है यहाँ पे लाइंस दी गई हैं। तो लाइन के लिए हम जो है HR टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो li के बाद हम यहाँ पे HR टैग का इस्तेमाल करेंगे। तो इन सभी के बीच में हम यहाँ पे HR टैग लिख देंगे ताकि सभी के बीच में एक एक लाइन आपको यहाँ पे देखने को मिले। तो जैसे मैं इसको सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे इनके बीच में आपको लाइनें भी देखने को मिलेंगी। लेकिन ये जो लाइनें हैं ये कंप्लीट विंडो पर फैली हुई हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें इनको जो है एक पर्टिकुलर साइड बार में दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, हम इस डिव एलिमेंट यानी कि जो हमने एरिया सेलेक्ट किया था जिसमें हमने ये सारी जानकारी लिखी है उसकी विड्थ सेट करेंगे, यानी कि उसकी चौड़ाई कितनी रहेगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो पहला डिव एलिमेंट है उसके लिए एक क्लास बनाएंगे। क्लास बनाने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं डॉट और अपनी क्लास का नाम लिखते हैं। तो हमारा ये पहला डिव एलिमेंट है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे div1। आप यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकते हो। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपनी फॉर्मेटिंग लिखेंगे। सबसे पहले तो हमें इसकी जो है बैकग्राउंड का जो कलर है वो बदलना है। तो बैकग्राउंड का कलर मुझे ब्लैक चाहिए, तो मैं लिखूंगा बैकग्राउंड कलर ब्लैक। ब्लैक लिखने के बाद सेमीकोलन लगाइएगा। अब इस क्लास को उस डिव एलिमेंट के अंदर हमें यूज भी करना है। तो ये पहले वाला डिव था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास इक्वल और डबल कोटेशन मार्क के अंदर div1 जो कि हमारी क्लास का नाम है। सेव करेंगे और फिर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे बैकग्राउंड का जो कलर है वो ब्लैक हो गया है, साथ ही हमारे जो टेक्स्ट है वो भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में हमारे जो टेक्स्ट हैं उनका जो कलर है वो हमें व्हाइट करना होगा। तो जो हमारी ऑर्डर लिस्ट थी उसके अंदर हमारे टेक्स्ट थे तो उसका जो कलर है वो मैं व्हाइट कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा कलर व्हाइट और यहाँ पे हमारे टेक्स्ट जो है व्हाइट कलर में हो जाएंगे। इसके साथ ही हमें इसकी विड्थ भी कम करनी है। तो हमारी जो अनऑर्डर लिस्ट है उसकी विड्थ हम कर देंगे 200 पिक्सल। तो हम लिखेंगे विड्थ और फिर लिखेंगे 200 px। सेव करके फिर से रिफ्रेश करेंगे और देखोगे कि जो हमारी अनऑर्डर लिस्ट है उसकी जो विड्थ है वो तो कम हो गई है, लेकिन जो बैकग्राउंड कलर है वो अभी भी पूरे पेज पर फैला हुआ है, क्योंकि जो बैकग्राउंड का कलर है वो इस अनऑर्डर लिस्ट पे नहीं बल्कि इस पूरे डिव एलिमेंट के ऊपर लगा हुआ है जिसके अंदर ये अनऑर्डर लिस्ट रखी हुई है।
तो हमें उस div एलिमेंट की जो विड्थ है उसको भी कम करना होगा। तो हमारा जो यहाँ पे div एलिमेंट है जो कि यहाँ पे है, इसकी हम विड्थ कर देते हैं विड्थ 200px। फिर से सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे कि इसकी जो विड्थ है वो भी उसके बराबर हो गई है। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट दिए गए हैं वो सेंटर में है, तो इनको हम सेंटर में अलाइन करेंगे। तो अनऑर्डर लिस्ट में जाएंगे और लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और हमारे जो टेक्स्ट है वो सेंटर में हो जाएंगे। और जो हमारे फॉन्ट हैं उनका भी साइज हमें थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा, तो हम लिखेंगे फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। और जो हमारे फॉन्ट हैं उनका जो स्टाइल है, यानी कि किस प्रकार के हमारे यहाँ पे फॉन्ट इस्तेमाल किए गए हैं, तो हमारे जो यहाँ पे फॉन्ट दिखाई दे रहे हैं ये अलग हैं, और यहाँ पे जो इस इमेज में दिख रहे हैं ये थोड़े अलग हैं। तो हम यहाँ पे एरियल फॉन्ट फैमिली का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लिखेंगे फॉन्ट फैमिली कोलन, और हम यहाँ पे लिख देंगे ARIAL। इसको करेंगे सेव और फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे जो टेक्स्ट हैं वो सेंटर में आ गए हैं, उनका साइज इंक्रीज हो गया है और उनका स्टाइल भी जो है एरियल में हो गया है। अब यहाँ पर इन फॉन्ट से पहले एक इमेज दी गई है, तो उस इमेज को हम ऐड कर लेते हैं जो कि एक आइकन है। तो यहाँ पे जो हमारा पहला डिव है जहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट शुरू हो रही है, उसके बाद में लिस्ट से पहले हम एक इमेज लेंगे। इमेज को इंसर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं img टैग का, उसके बाद src कि इसका सोर्स क्या है, उसके बाद डबल कोटेशन मार्क के अंदर उस इमेज का पाथ कि वो हमारे कंप्यूटर में कहाँ पर है। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखें कि अगर आपकी वो इमेज उसी फोल्डर में है जिसमें आपकी ये HTML फाइल बनी हुई है, तो आपको सिर्फ इमेज का नाम लिखना होगा, बाकी आपको वहाँ पे पाथ वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने पहले से इमेज को डाउनलोड करके रखा है जो कि मेरे उसी फोल्डर में है जिसमें ये फाइल दी गई है। तो यहाँ पे हमारी प्रैक्टिकल की फाइल है। इसके अलावा यहाँ पे वो इमेज है जो कि हमें इस्तेमाल करनी है, जिसका नाम है tiger.png। png इसका फॉर्मेट है। तो हम अपने जो है टेक्स्ट एडिटर में आएंगे और यहाँ पे इमेज का नाम लिख देंगे tiger.png। तो ये वाली वो हमारी इमेज थी और img टैग को कर देंगे बंद। अब हम इसको जब सेव करेंगे और फिर से रिफ्रेश करके अपनी उस फाइल को देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इमेज जो है काफ़ी बड़ी होकर के दिखाई दे रही है और हमारे जो टेक्स्ट है वो नीचे की तरफ चले गए हैं। तो हमें इसकी विड्थ और हाइट को कम करना होगा। उसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, सिर्फ इसकी विड्थ को कंट्रोल करेंगे, हाइट जो होगी वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। तो हम इसकी विड्थ को कम करेंगे। तो फिर से चलते हैं टेक्स्ट एडिटर के अंदर और यहाँ पे लिखेंगे विड्थ, इसकी जो चौड़ाई है वो 200 पिक्सल कर दीजिए, जो कि हमारे अनऑर्डर लिस्ट की चौड़ाई है। उसके बाद सेव कीजिए और फिर से इसको रिफ्रेश कीजिए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो इसकी विड्थ है वो 200 पिक्सल हो गई है और हाइट अपने आप एडजस्ट हो गई है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि इसकी जो हाइट है, जो बैकग्राउंड एरिया ब्लैक कलर है, वो केवल यहाँ तक दिखाई दे रहा है, लेकिन इस PDF में क्वेश्चन में जो दिया गया है वो बैकग्राउंड एरिया पूरे नीचे की तरफ दिया गया है। तो हम क्या करेंगे कि जो बैकग्राउंड का एरिया है उसकी जो हाइट है वो 100% कर देंगे ताकि पूरा पेज ये कवर करे। तो फिर से जाएंगे टेक्स्ट एडिटर में, तो जो पूरा एरिया है वो इस डिव से जो है कवर हो रहा है। तो जो हमारा div 1 है उसके अंदर हम जाएंगे और इसकी जो हाइट है वो 100% कर देंगे और फिर से कर देंगे सेव और फिर से करके देखते हैं रिफ्रेश। तो आप देखोगे कि जो उसकी हाइट है वो पूरे एरिया में फैल गई है। तो हमारा जो साइड बार है वो तो कंप्लीट हो गया है। अब हमें यहाँ पे हमारा जो मेन एरिया है उसके अंदर एक इमेज, इस तरह से बड़े टेक्स्ट और कुछ पैराग्राफ भी लिखने हैं। तो यहाँ पे फिर से हमें एक और इमेज लेनी होगी और यहाँ पे टेक्स्ट लिखने होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको इस तरह से साइड बाय साइड जो है दो चीज़ें लेनी हो तो उसको आसान तरीके से इस्तेमाल करने के लिए आप उनको टेबल के अंदर ले लें, क्योंकि टेबल के अंदर जो जानकारी होती है वो ऑटोमेटिकली सेल के अंदर साइड बाय साइड एडजस्ट हो जाती है। तो हम यहाँ पे एक टेबल लेंगे जिसके अंदर हम जो है 2 सेल लेंगे, जिसमें एक के अंदर इमेज होगी, दूसरे में ये हमारे टेक्स्ट होंगे। तो फिर से चलते हैं टेक्स्ट एडिटर के अंदर और यहाँ पे लिस्ट के बाद ये जो डिव पहले वाला है इससे बाहर निकल करके फिर एक दूसरा डिव लेंगे, यानी कि एक दूसरा एरिया। इसमें हम लेंगे सबसे पहले टेबल के लिए इस्तेमाल करेंगे टेबल टैग का। उसके बाद इसमें लेंगे टेबल रो, और रो हमारी सिर्फ एक ही रहेगी जिसमें हमें 2 टेबल डेटा चाहिए। पहला टेबल डेटा के लिए हम लिखेंगे टेबल D। तो पहला टेबल डेटा यहाँ पे आ गया और इसके अंदर हमको लेनी है एक इमेज। तो इमेज के लिए हम लिखेंगे img src, या फिर जो हमने पहले से इमेज ले रखी है उसी को कॉपी करके यहाँ पे ला सकते हैं। तो यहाँ पे इस पूरे टैग को हमने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे इस टेबल डेटा के अंदर इसको
पेस्ट कर दिया। अब इसकी जो विड्थ है वो 200 पिक्सल दी गई है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो इस इमेज की जो विड्थ और हाइट है वो ज्यादा है। तो इसकी जो विड्थ और हाइट है वो भी मैं थोड़ी इंक्रीज कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 350 पिक्सल। उसके बाद सेव करते हैं, फिर से पेज पर जाके इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इमेज दिखाई नहीं दी, लेकिन नीचे की तरफ स्क्रॉल करने पर आप देखोगे कि इमेज इसमें आ चुकी है, लेकिन वो नीचे की तरफ है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि HTML के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो डिफॉल्ट में पूरा एरिया कवर करते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जो कि इनलाइन एलिमेंट होते हैं, यानी कि एक ही लाइन के अंदर अगर थोड़ा सा भी स्पेस बाकी है तो उसके अंदर वो एडजस्ट हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारा पहले वाला डिव एलिमेंट था उसको हम कहेंगे कि भाई आप थोड़ा सा लेफ्ट साइड में हो जाइए, ताकि हमारा जो कंटेंट है वो इस खाली एरिया में आ सके। तो इसके लिए हम अपने कोड में जाएंगे, जो हमारा पहला डिव है जो कि ये पूरा एरिया व्हाइट स्पेस एरिया कवर किए हुए है, उसको कहेंगे कि आप लेफ्ट साइड में हो जाइए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्लोट लेफ्ट। तो जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे वो साइड में जो इमेज थी जो कि नीचे की तरफ थी वो इसके साइड में आ गई है। अब हुआ क्या है कि ये जो साइड बार है ये लेफ्ट साइड में खिसक गया है और ये वाला एरिया इसने छोड़ दिया है कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट काम है वो है ये टेक्स्ट लिखना। तो हम यहाँ पे एक दूसरा सेल लेंगे जो कि यहाँ पे साइड में आएगा। तो दूसरा सेल लेने के लिए हमें एक और TD यानी कि टेबल डेटा टैग का इस्तेमाल करना होगा। पहले टेबल डेटा के अंदर हमारी इमेज आ गई और दूसरा जो टेबल डेटा होगा वो होगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं TD यानी कि टेबल डेटा। इसके अंदर हम लिखेंगे कैनिंगटन कॉगर्स फुटबॉल क्लब। सेव करते हैं, फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे कि टेक्स्ट यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन ये जो टेक्स्ट हैं ये बिल्कुल सीधे हैं। मुझे टेक्स्ट इस तरह से चाहिए कि पहले कैनिंगटन हो, फिर कोगर्स हो, उसके बाद फुटबॉल क्लब तीसरी लाइन में हो। तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे BR टैग का, जिससे कि ये अगली लाइन में जाएंगे। तो यहाँ पे मैं जहां पर भी टेक्स्ट को अगली लाइन में भेजना चाहता हूँ उनके बीच में लिखूंगा BR और फिर कोगर्स के बाद में लिखूंगा BR। तो 2 बार मैंने BR टैग का इस्तेमाल किया और ये अगली लाइन में चले जाएंगे। सेव करके फिर से रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे कि ये इस तरह से आ गए हैं। अब हमें इनका साइज इंक्रीज करना है। साइज इंक्रीज करने के लिए फिर से जाएंगे टेक्स्ट एडिटर के अंदर। तो यहाँ पे जो हम फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे हम जो है पहले की तरह क्लास का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो हम लिखेंगे हेडिंग के अंदर। यहाँ हम एक क्लास बना लेते हैं .hd1 यानी कि हमारी ये हेडिंग है जो कि सबसे पहली है। इसके अंदर हम फॉर्मेटिंग करेंगे। फॉर्मेटिंग में हमें सबसे पहले फॉन्ट का साइज इंक्रीज करना है। तो हम लिखेंगे फॉन्ट साइज 50px 50 पिक्सल साइज दिया मैंने। फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट का स्टाइल भी बदलना है, वहीं हमने यहाँ पे भी एरियल इनका जो है फॉन्ट फैमिली दे दिया है। इसके अलावा यहाँ पे जो फॉन्ट है वो थोड़े से बोल्ड भी होने चाहिए। तो मैं लिखूंगा फॉन्ट वेट 900। तो यहाँ पे आप px भी लिख सकते हैं या फिर खाली 900 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप बोल्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर बोल्ड से भी ज्यादा बोल्डर करना हो तो फिर आप यहाँ पे पिक्सल नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं और बोल्डर भी लिख सकते हैं। इसके बाद इस क्लास को जो है हमें उस टेबल डेटा के अंदर लिखना भी है। तो hd1 ये हमारी क्लास है। तो टेबल डेटा के अंदर जाएंगे, ये वाला हमारा कैनिंगटन वाला टेबल डेटा है, इस पर ये अप्लाई करनी है। तो हम लिखेंगे क्लास hd1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो hd1 इन्होंने डिफॉल्ट में दिखा भी दिया हमको कि ये वाली क्लास है। हमने इसको सेव किया और फिर से रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे टेक्स्ट का जो साइज है वो इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ पे मुझे जो है ये थोड़े से बोल्ड होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं पिक्सल को हटा के देखता हूँ, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि पिक्सल सपोर्ट नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो है बिना पिक्सल के इनको लिखना होगा, सिर्फ काउंटिंग से आपका काम चल जाएगा। अब यहाँ पे मुझे इनको थोड़ा सा इटैलिक भी करना होगा। इटैलिक करने के लिए हम आई टैग का इस्तेमाल करेंगे। फिर से यहाँ पे टेबल डेटा के अंदर जाएंगे और इससे पहले यहाँ पे लिखेंगे आई, और जहाँ पे ये टेक्स्ट खत्म हो रहे हैं वहाँ पे आई को बंद कर देंगे। सेव किया, फिर से रिफ्रेश किया और आप देखोगे ये इटैलिक हो गए हैं। लेकिन अगर आप देखो ध्यान से तो ये जो इमेज है ये इस साइड बार से जो काफी दूर है और सेंटर में है। तो इसको सेंटर में भी हम लाएंगे। सेंटर में लाने के लिए फिर से जाएंगे कोड में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टेबल के अंदर हमारी जो पहली टेबल रो है जिसमें ये दोनों सेल दिए गए हैं, उसकी विड्थ, उसकी चौड़ाई जो है 100% कर देंगे। यानी कि जितने एरिया के अंदर ये हैं इस पूरे एरिया के अंदर ये फैल जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विड्थ 100
प्रतिशत। ऐसा करने पर शायद आपको यहाँ पे कोई भी डिफरेंस देखने को ना मिले, लेकिन अगर यहाँ पे बॉर्डर होती तो आपको डेफिनेटली डिफरेंस देखने को मिलता। उसके बाद हमारी जो इमेज है उसको हम अलाइन करेंगे राइट साइड में, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि जो इमेज है वो इसके साथ टच हो रही है। तो IMG जो है इस टेबल डेटा टैग के अंदर है, इस सेल के अंदर है। तो इस सेल के अंदर जो कंटेंट है उसको हम अलाइन कर देंगे राइट साइड में। हम लिखेंगे अलाइन इक्वल डबल कोटेशन मार्क के अंदर राइट। इससे हमारी जो इमेज होगी वो राइट साइड में अलाइन हो जाएगी। तो अभी भी आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो हमारे सेल हैं वो फिलहाल उनके कंटेंट के अनुसार ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा पहला सेल है जिसमें हमारी इमेज है उसकी विड्थ, उसकी चौड़ाई इंक्रीज करेंगे, ताकि ये जो इमेज है ये साइड बार से थोड़ी सी दूर हो जाए। तो फिर से जाएंगे टेक्स्ट एडिटर के अंदर, और हमारा जो पहला टेबल डेटा है जिसके अंदर हमारा कर्सर अभी दिखाई दे रहा है, उसी के अंदर हम लिखेंगे विड्थ, यानी कि उसकी जो चौड़ाई है वो हम इंक्रीज करेंगे। वो हम कर देते हैं 450 पिक्सल। उसके बाद करते हैं सेव और फिर से करते हैं रिफ्रेश। तो अब आप देखोगे कि जो हमारी इमेज है वो राइट साइड में अलाइन भी है, और जो हमारा पहला सेल है उसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इंक्रीज हो गई है। और अब हमारी जो फाइल है वो कुछ इस तरह से दिखाई देने लगी है। अब यहाँ पे बारी आती है इन टेक्स्ट की, जो कि यहाँ पे नीचे की तरफ लिखे हुए हैं। मैंने जो है डेस्कटॉप पर पहले से ही नोटपैड की एक फाइल के अंदर ये टेक्स्ट लिखे हुए हैं। इनको हम यहाँ पे जल्दी जल्दी से कॉपी करेंगे। तो पहली वाली जो लाइन है उसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और फिर से चलते हैं वहीं पे अपने टेक्स्ट एडिटर में। और यहाँ पे टेबल खत्म होने के बाद हम यहाँ पे एक पैराग्राफ लेंगे, एक पैराग्राफ लाइन, जिसमें हम हमारे टेक्स्ट को लिखेंगे जो कि हम कॉपी करके लाए हैं। मैंने उन्हें यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सेव करते हैं और फिर से चल के रिफ्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे टेक्स्ट यहाँ पे आ चुके हैं। अब फिर से एक दूसरा पैराग्राफ भी हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। फिर से चलते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर में और अगली लाइन में एक नया पैराग्राफ लेते हैं, जिसके अंदर हम इन टेक्स्ट को लिख देंगे। टेक्स्ट को मैंने पेस्ट किया, सेव किया और फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी दूसरी लाइन भी आ चुकी है। इसके अलावा यहाँ पे एक जो तीसरी लाइन दी गई है, यहाँ पे आप देखोगे उसमें कुछ इस प्रकार से टेक्स्ट दिए गए हैं कि दिस ईयर्स मोटो, जो कि अंडरलाइन में है। उसके बाद जो स्लोगन लिखा हुआ है वो डबल कोटेशन मार्क के अंदर है। तो इस तरह की फॉर्मेटिंग अगर आपको करनी है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इन्हें पैराग्राफ के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम इन्हें अलग डिव एलिमेंट के अंदर रखेंगे और वहां पे इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक नया डिव एलिमेंट ले लेता हूँ, यानी कि एक नया बॉक्स। तो यहाँ तक का हमारा काम कंप्लीट हुआ और उसके बाद एक नया डिव एलिमेंट हमने लिया, यानी कि एक बॉक्स लिया, जिसके अंदर हमारी पहली जो लाइन है वो है दिस ईयर्स मोटो, जो कि अंडरलाइन में है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यू, यानी कि अंडरलाइन में हमको उसको लिखना है दिस ईयर्स मोटो। तो ये मैंने लिखा, सेव किया, पेज में गए, रिफ्रेश किया, तो आप देखोगे अंडरलाइन में वो टेक्स्ट यहाँ पे आ गए हैं। उसके बाद फिर एक दूसरी लाइन है टॉप द स्टेट इन 98। ये जो लाइन दी गई है ये डबल कोटेशन मार्क में है। अब कोटेशन मार्क आप आउटपुट में कैसे दिखाएंगे, तो इसके लिए आप HTML एंटिटीज का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जिसमें आप सिर्फ एक टैग का इस्तेमाल करोगे और इस तरह की फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दोगे। तो सिंपल जाएंगे टेक्स्ट एडिटर के अंदर और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगली लाइन के अंदर जाने के लिए हम यहाँ पे पहले BR टैग का यूज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे BR टैग का यूज किए बिना आप अगली लाइन में नहीं जाओगे, बल्कि यहीं पर आपको वो टेक्स्ट देखने को मिलेंगे। तो अगली लाइन में जाने के बाद यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे क्यू टैग का। क्यू का मतलब होता है कोटेशन, यानी कि इसके दोनों तरफ डबल कोटेशन मार्क आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद करते हैं सेव और फिर से जाकर के रिफ्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे आ चुके हैं, जो कि डबल कोटेशन मार्क के बीच में है। और यहाँ पे आप देखोगे कि ये इटैलिक दिए गए हैं, तो हम इनको इटैलिक भी कर सकते हैं। इटैलिक करने के लिए फिर से इनके आगे पीछे इस तरह से आई टैग का इस्तेमाल कर दो। आई टैग से ये इटैलिक हो जाएंगे। रिफ्रेश करके फिर से देखो इटैलिक हो गए हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि लेफ्ट साइड से ये जो टेक्स्ट है ये बिल्कुल इनके साथ टच हो रहे हैं, तो मुझे इनके बीच में थोड़ा सा गैप देना है। तो गैप देने के लिए हम क्या करेंगे कि जो ये हमारा डिव बॉक्स है इसकी लेफ्ट साइड से मार्जिन को हम इंक्रीज कर देंगे। तो फिर से जाएंगे हम टेक्स्ट एडिटर के अंदर, तो हमारा ये वाला जो डिव बॉक्स है इसकी हमें जो मार्जिन है वो लेफ्ट साइड से इंक्रीज करनी है। तो फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे। तो हम चलते हैं फिर से अपने हेड टैग के अंदर जहाँ पे हमारी CSS है और यहाँ पे क्लास बना लेते हैं। क्लास का नाम हम रख देते हैं .div, और ये जो फॉर्मेटिंग है ये हमारी दूसरी डिव के ऊपर अप्लाई होगी।
तो हम लिखेंगे div2। आप अपनी मर्जी के अनुसार कुछ भी नाम लिख सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे मार्जिन डैश लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट साइड से हमें कितनी मार्जिन चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पहले जो हमने फॉर्मेटिंग की थी जो कि साइड बार की थी, उसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो हमने की थी 200 पिक्सल। तो अब की बार हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे हमें एरिया दिख रहा है इस पर अगर हमें मार्जिन अप्लाई करनी है तो इससे ज़्यादा हमें जो है मार्जिन देनी होगी, तभी उसका इफेक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा मार्जिन देंगे इस साइड बार की चौड़ाई से। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 210 पिक्सल। उसके बाद करते हैं सेव। इसके अलावा इस div क्लास को अप्लाई भी करना है। अब अप्लाई कहाँ पे करोगे, तो पहले वाला जो div था वो तो हमारा साइड बार था, और जो दूसरा वाला div है जिसके अंदर हमारी ये टेबल है, हमारे साइड के टेक्स्ट हैं और हमारे पैराग्राफ लिखे हुए हैं, ये सब जानकारी, तो दूसरे वाला div ये है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ पे एक div और हमने इस div के अंदर इस्तेमाल किया हुआ है जो कि नीचे की तरफ है, तो उसमें इसको अप्लाई मत करना। उससे पहले वाला जो div है जो कि इस पूरे एरिया को कवर करता है, उस पे हमें इस पे अप्लाई करना है। तो इस div के अंदर हम जाएंगे और उस क्लास का नाम दे देंगे। क्लास का नाम था div2। उसको करते हैं सेव। पेज के अंदर चलते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो अब आप देखोगे ये फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई हो गई है। लेकिन इस div के ऊपर ये फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हुई है, तो इसके अंदर भी हम जाकर के उस क्लास को अलग से लिख देंगे, क्योंकि क्लास का यही फायदा होता है कि आप इसको कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, मल्टीपल टाइम इस्तेमाल कर सकते हो। क्लास इक्वल div2 और करते हैं सेव। तो अब आप देखोगे ये भी सही तरीके से एडजस्ट हो गया है। अब यहाँ पर हमारे जो टेक्स्ट दिए गए हैं इनका साइज काफी कम है, तो इनको हमें इंक्रीज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारे टेक्स्ट हैं वो अपकमिंग इवेंट के सामने से शुरू हो रहे हैं। तो अपकमिंग इवेंट तो यहाँ पर है और हमारे टेक्स्ट यहाँ पर हैं। तो पहले हम टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करेंगे, उसके बाद ये जो अपकमिंग इवेंट है इसको इन टेक्स्ट के सीध में लेकर के आएंगे, जो कि हम इनकी हाइट को इंक्रीज करके लाएंगे। पहले हम इन टेक्स्ट का साइज इंक्रीज कर देते हैं। तो ये जो सारे टेक्स्ट हैं वो पैराग्राफ के अंदर दिए गए हैं, तो हम यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्टर P का इस्तेमाल करते हैं। हम लिखेंगे P, यानी कि ये फॉर्मेटिंग सभी पैराग्राफ्स पे अप्लाई होगी, जिसमें क्या होगा, उनका जो फॉन्ट साइज होगा वो 35 पिक्सल हो जाएगा। उसके बाद करते हैं सेव। फिर से चलते हैं पेज के अंदर, रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखोगे कि जो हमारे टेक्स्ट हैं उनका साइज इंक्रीज हो गया है, लेकिन जो हमारे नीचे वाले टेक्स्ट थे उनका साइज अभी भी इंक्रीज नहीं हुआ है, क्योंकि वो जो टेक्स्ट हैं वो हमने पैराग्राफ के अंदर नहीं लिखे हैं, वो हमने बिना पैराग्राफ के लिखे हैं। तो चलिए दिखाता हूं कि उनको किस तरह से लिखा गया था। तो यहाँ पे आप देखोगे div के अंदर, इस div के अंदर हमने इनको लिख दिया था। अब हमें इनका जो है फॉन्ट साइज भी इंक्रीज करना है, तो हमें इनके लिए अलग से क्लास बनानी होगी। तो हम एक नई क्लास बना लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं, उसके बाद लिखेंगे .qt, क्योंकि ये जो हमारे टेक्स्ट लिखे हुए ये कोटेशन मार्क के हैं, तो हमने याद रखने के लिए qt लिख दिया इसका नाम। और उसके बाद करली ब्रेसेस, और फॉन्ट साइज वही रहेगा हमारा 35 पिक्सल, फॉन्ट साइज 35 px। उसके बाद करते हैं सेव। और यहाँ पे एक खास बात मैं आपको बता दूं कि जब भी हम क्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं तो डबल कोटेशन के अंदर हम एक ही एलिमेंट के ऊपर एक से ज़्यादा क्लास की फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसी क्लास के अंदर qt क्लास का नाम भी लिख दूंगा, जिससे मेरी दोनों फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई होंगी। अब मैं करता हूँ इसको सेव और फिर से पेज के अंदर जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अब आप देखोगे कि जो नीचे की तरफ टेक्स्ट हैं उनका साइज भी इंक्रीज हो गया है। और फिर से चलते हैं कि हमारी क्या कमी रह गई है। तो फिलहाल मुझे यहाँ पे कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है हमारे इन टेक्स्ट के अंदर। अब हमें क्या करना है, हमारा जो ये साइड बार है इसकी हाइट हमें थोड़ी सी इंक्रीज करनी है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे गैप काफी ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे गैप कम है। और ये जो लिंक है ये हमें इस लास्ट लाइन के पैरेलल, यानी कि इसके समान यहाँ पे दिखाना है। तो हम इसकी हाइट भी इंक्रीज कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्टर li का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि एलिमेंट का नाम लिखेंगे और उस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देंगे। हम लिखेंगे li करली ब्रेसेस और इनकी जो हाइट है height कोलन, उसको कर देते हैं 35 पिक्सल, यानी कि जो हमारे फॉन्ट का साइज था वही हमने इनकी हाइट कर दी है। उसके बाद कर देते हैं सेव और फिर से चलते हैं पेज के अंदर और रिफ्रेश करके देखते हैं। तो अब आप देखोगे कि जो हमारे साइड बार के अंदर लिंक्स दिए गए हैं उनकी हाइट भी इंक्रीज हो गई है। तो अब आप देख सकते हो कि जो हमारा वेब पेज है वो बिल्कुल सही तरीके से बन करके तैयार है। हाँ, थोड़ी बहुत कमी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है कि जैसे ये बिल्कुल सीध में नहीं आया है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन फॉन्ट का साइज थोड़ा सा कम कर सकते हैं, जिससे कि ये इनके बिल्कुल बराबर आ जाएंगे।
सिर्फ आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे इन जो फ़ॉन्ट है इनका साइज आपको यहाँ से कम कर देना है। तो फिर से चल के देखते हैं कि फ़ॉन्ट का साइज कम हुआ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ़ॉन्ट का साइज कम हो गया है और हमारा जो काम है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से आप इस तरह का एक कंप्लीट वेब पेज बना सकते हो अगर आपके एग्जाम में इस तरह से कोई सवाल आता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो और यहाँ पे जो आपको कोडिंग दिखाई दे रही है आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।